Hello students, now in our topic surface chemistry, we will study colloidal phase or simply colloids. So colloids are nothing but it's a state of matter which depends upon the size of the particle. In colloidal state, the size of the particle means size of the solute is between 10 angstrom to 1000 angstrom. और in centimeters it is 10 raised to power minus 7 centimeter to 10 raised to power minus 5 centimeter. It means it is from 1 nanometer to 100 nanometer or 1 millimicron to 100 millimicron. Up now on the basis of the size of the particles there are three types of solution. मतलब कि साइज के आधार पर जो सॉल्यूशन है वो तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. ये तीनों जो सॉल्यूशन है इसमें बेसिक डिफरेंस साइज का ही है. जो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें पार्टिकल का साइज मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल साइज है वो लगभग समान रेंज के होते हैं एंड देयर साइज इज 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम. स्मॉल साइज होता है एंड द पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आइज. हम उनको खुली आंखों से देख नहीं सकते और पावरफुल माइक्रोस्कोप में से भी नहीं देख सकते. ये आयंस या मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं. दिस इज ट्रू सॉल्यूशन. फिर दूसरा होता है सस्पेंशन. सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस सिस्टम होता है इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स लाइज विद इन द रेंज ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल छोटा होता है एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स विद इन द रेंज ऑफ 1000 एंगस्ट्रॉम. और जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो काफ़ी बड़ा होता है, मीन्स इट इज मोर देन 10 raised to power minus 7 मीटर एंड दीज पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आइज. जैसे पानी में अगर हम मिट्टी में घोलें और उसको हिला के देखें, सामने से देखें तो उसमें हमको मिट्टी के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, वो होता है सस्पेंशन. और अगर NaCl को पानी में डिजोल्व कर दें तो हमको कोई पार्टिकल, कोई आयन सोडियम या क्लोरीन का नहीं दिखाई देता है, वो ट्रू सॉल्यूशन है. अब नेक्स्ट इज कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनस सिस्टम होता है. इट इज अ हेट्रोजीनस सिस्टम in which the size of the particle of solute ranges from 10 raised to power minus 9 to 10 raised to power minus 7. Means its range is between 10 angstrom to 1000 angstrom. या फिर it is in between 1 nanometer to 100 nanometer, इनके बीच में होता है. ठीक है, ये जो साइज है यह कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है इट इज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो गया. दिस इज द पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम तक का. दिस इज फॉर ट्रू सॉल्यूशन. दिस इज पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन. दिस इज बिगेस्ट इन साइज. इट इज अबव 1000 एंगस्ट्रॉम एंड हियर इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच लाइज बिटवीन 10 angstrom to 1000 angstrom. So mainly in the solution and colloidal solution and suspension. True solution, colloidal solution and suspension, the basic difference is of the particle size. Now the characteristics of colloidal system. Colloidal system के characteristic क्या क्या होते हैं? Colloidal system is a heterogeneous system. इसमें दो phases होते हैं. One is dispersed phase and another is dispersed medium. Means the solvent is dispersion medium and the solute is dispersed phase. In dispersed phase the size of the particle is 10 raised to power minus 9 to 10 raised to power minus 7 meter, means 10 angstrom to 1000 angstrom, and particle size is of dispersion medium is 1 angstrom. Up colloidal particles are invisible to naked eyes, means we cannot see the particle size, we cannot see the colloidal particle, लेकिन they show scattering of light that can be seen through a microscope. The colloidal particle can pass through ordinary filter paper, यानी साधारण फिल्टर पेपर से छानेंगे तो वो पास हो जाएंगे, बट अनेबल टू पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन. पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते. Colloidal particle are negatively or positively charged. They have charge either positive or negative. And the colloidal particle का surface area बहुत high होता है. They have high surface area. Therefore they have high tendency of adsorption. अब colloidal solution को हम हिंदी में समझेंगे. इसको हम बोलते हैं कलिल प्रावस्था. तो कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें दो पदार्थ होते हैं. एक पदार्थ बहुत बारीक होता है, 10 raised to power minus सेंटीमीटर से 10 raised to power minus 5 कणों के रूप में होता है. उसको
प्रावस्था बोलते हैं और दूसरे पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में यह पड़े होते हैं। तो कोलाइड्स जो है एक पदार्थ की अवस्था होती है जो कि उसके पदार्थ के कणों के साइज के ऊपर निर्भर होती है। अब ये जो पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ को, एक सॉल्यूट को जब हम विलेय को जब हम किसी विलायक में डालते हैं तो 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है निलंबन और तीसरा होता है कलिल यानी कि कोलाइडी विलयन। तो जो वास्तविक विलयन होता है वो समांगी होता है। इसमें विलेय पदार्थ और विलेय के कणों का साइज जो है, आकार समान होता है और यह 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है और इसके कणों को हम आंखों या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ये कण आयन और अणु के रूप में रहते हैं। जैसे NaCl का, अगर पानी में हम NaCl का विलयन बनाते हैं तो साइज जो है Na का और क्लोराइड आयन का बहुत छोटा होता है, ये हमको आंखों से नहीं दिखते हैं। अब निलंबन समझते हैं हम। निलंबन एक हेट्रोजीनस मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलायक के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम होता है। जो माध्यम है उसका आकार 10 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन विलेय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, 1000 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁷ मीटर से अधिक होता है। इन कणों को हम खुली आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम पानी में मिट्टी का विलयन बनाते हैं, पानी में मिट्टी को घोलते हैं और उसको हिला के देखते हैं तो हमको उसके कण दिखाई देते हैं। तो निलंबन में हमको कण दिखाई देते हैं और अगर हम उसको रख दें थोड़ी देर तो वह सारे कण नीचे बैठ जाते हैं। फिर तीसरा विलयन का प्रकार होता है जिसको हम कोलाइडी विलयन या कलिल बोलते हैं। यह भी विषमांगी है। इसमें विलेय और विलायक के कणों के आकार अलग अलग होते हैं और विलेय के कणों का जो आकार है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और जो माध्यम है, जो विलायक है, उसके कणों का जो आकार है वह 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम जितना होता है। इसको हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे। ये वास्तविक विलयन के कण देखिए बहुत छोटे हैं। फिर निलंबन में जो पदार्थ है उसके कण यानी जो विलेय है, जो सॉल्यूट है, उसके कण बहुत बड़े हैं और कोलाइडी में इन दोनों के बीच में है। इससे स्पष्ट होता है कि कोलाइडी विलयन जो है वह एक पदार्थ की अवस्था है जो कि केवल पदार्थ के कणों के आकार पर ही निर्भर करती है। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी निकाय के कुछ गुण। जो कोलाइडी निकाय है एक विषमांगी तंत्र होता है। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब हो गया विलेय और परिक्षेपण माध्यम का मतलब हो गया विलायक हो गया। अब परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो कोलाइडी साइज के यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के होते हैं और माध्यम के कण जो है वो 1 नैनोमीटर साइज के होते हैं लगभग। अब कोलाइडी कण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते और फिल्टर पत्र से बाहर निकल जाते हैं, मतलब हम इनको देख नहीं सकते और अगर साधारण फिल्टर पेपर से छानेंगे तो ये बाहर निकल जाते हैं। कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली से आर पार नहीं जा पाते। इनके ऊपर आवेश होता है, धन या ऋणावेश होता है और इनका सरफेस एरिया जो है, पृष्ठीय क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अब कोलाइडी जो है, कोलाइडी तंत्र जो है, कलिल जो है, वो 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। इनका वर्गीकरण होता है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, यानी ठोस है, कोई द्रव है या गैस है, उसके आधार पर। दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति, मतलब मीडियम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में कैसी क्रिया है, उनकी आपस में क्या क्रिया है, उसके आधार पर। और तीसरा परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकार, यानी जो विलेय के जो पदार्थ है उनके कणों का प्रकार क्या है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर यानी गैस में द्रव का या ठोस का, या द्रव में द्रव गैस या ठोस का, या ठोस में ठोस का द्रव का गैस का, इस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है। अब इसमें इनके नाम भी उसी प्रकार से हैं। जैसे कि उदाहरण, इसमें जो तंत्र हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कि अगर माध्यम गैस है और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, मतलब गैस में अगर द्रव बिखरा हुआ है, उसका उदाहरण है कोहरा और इसको बोलते हैं द्रव एरोसोल। फिर अगर गैस में अगर ठोस बिखरा हुआ है
तो उसको उदाहरण है धुआं, और इसको बोलते हैं एरोसोल। तीसरा कहलाता है प्रकार सॉल। सॉल में उदाहरण है जैसे गोल्ड या आर्सेनिक सल्फाइड का जल में जो कोलाइडी विलयन है उसको सॉल बोलते हैं। इसमें द्रव के अंदर ठोस विसरित रहता है, यानी द्रव के अंदर ठोस पूरे में बिखरा हुआ रहता है। फिर चौथा तंत्र कहलाता है पायस, जैसे कि दूध, उदाहरण है दूध या जल में तेल। इसमें द्रव के अंदर बिखरा हुआ रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। फिर पांचवा है झाग, यानी कि फोम, जैसे कि साबुन का झाग। साबुन के झाग में माध्यम क्या है, द्रव है। उसमें कौन है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है, परिक्षिप्त प्रावस्था है, वो गैस है। फिर अगला प्रकार है ठोस सॉल, जैसे जो हमारे रंगीन कांच होते हैं, जैसे माणिक है, पन्ना है, ये रंगीन कांच। इसमें ठोस वितरित रहता है। फिर जेल जैसे कि जैम और जेली या पनीर, इसमें माध्यम है ठोस और उसमें द्रव विसरित रहता है, द्रव परिक्षिप्त अवस्था में रहती है। फिर ठोस फेन में अधिशोषित गैस से इसका उदाहरण है। इसमें माध्यम ठोस है और उसके अंदर गैस पूरे में विसरित रहती है। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। Colloids can be classified in three ways. First is according to the physical state of dispersed phase and dispersion medium. As we know that the colloid have two phases, one is medium and one is dispersed phase. So on the basis of their physical state. Next is nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. How they interact. How is the interaction between solute and solvent, that is the phase and the medium. Second classification is on there is internal interaction. Then third classification is on the types of particle of the dispersed phase. What are the types of the dispersed phase? Now we will see the first colloidal system based on physical state of the constituent. First example is liquid aerosol. Here is the name of the system. Here is the example. Liquid aerosol example is fog यानी कोहरा, जिसको कि हम सर्दियों में अक्सर देखते हैं। Here medium is gas. In this gas liquid is dispersed. Small droplets of liquid is dispersed. Generally it is water. Small droplets of liquid is dispersed in the gas. Next is aerosol. Aerosol example is smoke. Here in gas solid carbon particles are spreaded. Carbon particles are dispersed. This is the smoke. Third example is Sol. Sol example is, for example, gold or arsenic sulfide in water. Here medium is liquid. In this liquid medium solid particles of these are dispersed. Another example is emulsion. Emulsion is milk या और oil in water. Example is इसका milk यानी दूध इसका example है. इसमें one liquid is dispersed in another liquid. Next is foam. Lather of the soap यानी सोप का झाग. In soap, that is in foam, gas is dispersed in liquid. Next example is solid soles. Solid soles means colored glasses. For example, ruby. And another example is emerald. So here solid is dispersed in solid. Next is gels. Gel means, for example, jam है, jellies है, cheese है, curd है. In all these, the medium is solid and the solid liquid is dispersed. Last example is solid foam. In solid foam, example is adsorbed gases. Here medium is solid and dispersed phase is gases. So these are the various examples based on the physical state of the constituents. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर, मतलब प्रावस्था और माध्यम का आपसी व्यवहार कैसा है उसके आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड होते हैं या फिर होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। पहले हम समझते हैं द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड वो होते हैं जो पदार्थ परीक्षण माध्यम जैसे कि जल के साथ हिलाए जाने पर शीघ्रता से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, जैसे कि गोंद, स्टार्च, एल्ब्यूमिन आदि। अगर हम पानी में गोंद का पाउडर मिला के उसको हिलाएं तो आसानी से कोलाइडी विलयन बन जाता है।
और ऐसे कोलाइडी विलयन में यदि द्रव को वाष्पन या किसी दूसरी विधि से द्रव अगर अलग हो जाए, जैसे गोंद का कोलाइडी विलयन अगर पड़े पड़े सूख जाता है तो हम अगर उसमें पानी मिला के उसको हिलाते हैं तो वो फिर से बन जाता है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। ठीक है। और अगर ये माध्यम जल होता है तो इनको जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं। तो हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर यानी कि जल, फिलिक मतलब कि लविंग यानी जो जल के प्रति अफेक्शन रखता हो, जो जल को पसंद करता हो, वो हो गया हाइड्रोफिलिक। और इन जनरल हम उनको बोलते हैं लायोफिलिक यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड। दूसरा प्रकार होता है द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी। जैसा कि शब्द से समझ में आता है कि द्रव विरोधी, ये जिस द्रव में विलयन कोलाइडी बनेगा उसके विरोधी होते हैं, यानी कि आसानी से विलयन नहीं बनाते। जैसे कि गोल्ड और आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर का पाउडर अगर हम लें और इनको अगर जल में मिला के हिलाएं तो कोलाइडी विलयन नहीं बनता। इसके लिए कोई विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है। और ये जो कोलाइडी विलयन है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों की मुकाबले में अस्थायी होते हैं। और अगर इनमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाए या बहुत देर तक ऐसे ही रख दिया जाए तो अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित हो जाते हैं मतलब कि माध्यम और प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों अलग अलग हो जाती हैं। और एक बार अगर ये अवक्षेपित हो गए तो फिर इनको फिर से कोलाइडी अवस्था में लाना भी मुश्किल होता है, इसलिए इनको अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं यानी कि जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। अब हम इनमें मुख्य अंतर इस टेबल में देखते हैं। कणों की प्रकृति, द्रव स्नेही में बड़े बड़े अणु होते हैं, द्रव विरोधी में छोटे छोटे अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड विलायक में घोलने से बन जाते हैं और इसमें द्रव विरोधी में विशेष विधियां लगती हैं। इनकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी, ये माध्यम से अधिक होती है द्रव स्नेही में, और द्रव विरोधी में श्यानता जो है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। फिर जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो स्थायी होते हैं और स्कंदन नहीं होता है। स्कंदन यानी कि प्रेसिपिटेशन यानी कि माध्यम का और परिक्षिप्त प्रावस्था का अलग होना। तो ये स्थायी होते हैं, इनमें सरलता से अलग नहीं होते। ये कम स्थायी होते हैं, द्रव विरोधी कम स्थायी होते हैं और विद्युत अपघट्य मिलाने पर अलग अलग हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। फिर कणों की दृश्यता, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो द्रव स्नेही कोलाइड के कण दिखाई नहीं देते और द्रव विरोधी के कण अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देते हैं। फिर आवेश, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इन पे धन, ऋण या शून्य आवेश हो सकता है जो कि विलयन के पीएच पर होता है। इसी प्रकार इन पर भी धन या ऋण आवेश होता है। फिर विद्युत क्षेत्र में कणों का अभिगमन, किसी भी दिशा, अब अगर हम कोई विद्युत क्षेत्र लगा दें तो ये जो लायोफिलिक कोलाइड हैं ये किसी भी दिशा में जाते हैं या फिर किधर भी नहीं जाते, और द्रव विरोधी कोलाइड एक ही दिशा में जाते हैं। फिर इनकी जो प्रकृति है, वाष्पन करने पर यानी सुखाने पे, द्रव को अलग करने पर हम इनको फिर से बना सकते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। इनमें पृष्ठ तनाव जल से कम होता है और द्रव विरोधी में जल के बराबर होता है। विलायकीकरण, ये प्रबलता से विलायकीकृत होते हैं, विलायक के संग रिएक्ट कर लेते हैं, आसानी से उसमें घुल जाते हैं, मतलब विलयन बना लेते हैं, और ये दुर्बलता से विलायकीकृत होते हैं। ये उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। और द्रव स्नेही कोलाइड जो है वो जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, जल के घोल में उदाहरण है ये इसके। और द्रव विरोधी के उदाहरण है धातु, धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु क्लोराइड आदि। अब इनका डिफरेंस हम इंग्लिश में देखते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। Lyophilic colloids are those colloids which have affection towards the medium and they can be prepared by simply mixing or by simply shaking them. For example, if we take gum or starch or aluminum powder and we just shake it water, a colloidal solution is made. And if for any reason their medium, if water is evaporated or separated, they can be again made into colloidal solution by adding water and then again shaking them. And these are stable also. Therefore, these are known as reversible colloid, means if the water is removed, then they can be converted into colloidal solution again easily. Next category is lyophobic colloids. This classification is based on the interaction between the dispersed phase and the dispersion medium, means how they behave with one another. Means what is the interaction between phase and dispersion medium. If interaction is strong,
there are lyophilic colloids. If interaction is weak, they are lyophobic colloids. Philic means loving, means solvent loving are lyophilic colloids, solvent hating are lyophobic colloids. So as I told you earlier, lyophobic colloids can be prepared easily just by shaking. Now in lyophobic colloids, they cannot be prepared just by shaking. If we take arsenic sulfide or gold or silver and add water, then we cannot form the colloidal solution. Special methods are needed for their preparation. Also, lyophobic colloids are not stable and they get precipitated or coagulated if a small amount of electrolyte is added. इफ़ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट अगर मिला दें तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मीन्स दे सेपरेट हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू कोलाइडल स्टेट इजीली. उसके लिए अगेन हमको स्पेशल मेथड्स लगती हैं. तो दिस टाइप्स ऑफ colloids are known as lyophobic colloids. These are not as stable as the lyophilic colloids are. Now see the difference between the lyophilic colloids and the lyophobic colloids. Large molecules exist in the form of particles. In lyophilic colloids, the molecules are large. In lyophobic colloids, the particles are formed by the combination of small molecules, means the molecules combine and they form bigger molecules of the colloidal dimension in lyophobic colloids. Formation of solvent formed by the solvation in the solvent. ये आसानी से बन जाते हैं, सॉल्वेंट में इनका सॉल्वेशन होने से बन जाते हैं, मीन्स सिंपल शेकिंग से बन जाते हैं. एंड इन लायोफोबिक कोलाइड्स वी नीड स्पेशल मेथड्स फॉर देयर प्रिपरेशन. अलग से मेथड लगती है. विस्कोसिटी इसमें पार्टिकल्स की हायर होती है डिस्पर्जन मीडियम से. यहाँ पर विस्कोसिटी मीडियम के समान होती है. फिर लायोफिलिक कोलाइड्स स्टेबल होते हैं, डू नॉट कोगुलेट इजीली. दीज आर लेस स्टेबल एंड कोगुलेट इजीली. द पार्टिकल्स are invisible under ultra microscope. Lyophilic we cannot see the particle, and in lyophobic the particle may be seen in ultra microscope. They have positive, negative or zero charge or no charge, that depends upon the pH of the solution. Here the lyophobic colloids may have positive or negative charge. If electrical field is applied, lyophilic colloid particles may or may not move in any direction, and lyophobic colloids take place in a particular direction. ये किसी particular direction में move करते हैं lyophobic. Now nature. These are, as I told you earlier, lyophilic colloids are reversible in nature. Lyophobic colloids are irreversible in nature. In lyophilic colloids, surface tension is less than the liquid. In lyophobic, it is almost equal to the liquid. Hydration of the particle is heavy. Hydration heavy होता है, यानी सॉल्वेशन heavy होता है lyophilic colloids में. इसमें less होता है, कम होता है. ये reversible होते हैं, ये irreversible होते हैं. And the example of lyophilic colloid is gelatin, gum, starch, glue. और here in lyophobic source of the metal जैसे गोल्ड सिल्वर के, या मेटेलिक सल्फाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटेलिक क्लोराइड्स. So these are the difference in the lyophilic and lyophobic colloids. Dear students, now we will understand the classification of the colloids, which is based on type of nature of particles of the dispersed phase. मीन्स डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनका क्या नेचर है, उसके आधार पर किया हुआ क्लासिफिकेशन. इसमें पहला टाइप कहलाता है मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड सॉल्यूशंस. मल्टी मॉलिकुलर, एज द वर्ड एक्सप्लेन्स, मल्टी मीन्स मैनी, मॉलिकुलर्स एंड मॉलिक्यूल. हियर इन दिस कोलाइडल सॉल्यूशन देयर आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन, विच एग्रीगेट, विच कम टुगेदर एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ बिगर साइज, that is of the colloidal dimension. The molecules are bonded together through van der Waals forces. They come together because of van der Waals forces. For example, in gold sol or in sulfur sol, many molecules of gold particles come together and they form aggregates or big particle of the size of molecular of the colloidal dimension. In sulfur sol, acid molecules bond through van der Waals forces. सो दिस टाइप ऑफ मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड सॉल्यूशन, यानी जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा
पार्टिकल बनाते हैं जो कि कोलाइड के साइज़ का होता है, वो कहलाते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मैक्रोमॉलिकुलर। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स बिग मॉलिकुलर कोलाइड्स। हियर द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज सो बिग दैट इट इज ऑलमोस्ट साइज ऑफ द colloidal particle, means molecule are here bigger molecules are there. For example, जो naturally occurring कुछ molecules with high molecular mass के होते हैं, जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, these are the natural molecules which occur in nature and their size is of the colloidal dimension. And synthetic molecules, man-made molecules are also big molecules like nylon, polyester, Dacron, synthesized rubber. These are the example of macromolecules. The size of the polymer molecule is large enough and it is equivalent to the size of the colloidal particle. So this type of molecular colloids are macromolecular colloids. मतलब यहाँ पर कोलाइड का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज ही कोलाइडल पार्टिकल के बराबर होता है। ऐसे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। In associated colloids, there are some colloids which behave as strong electrolytes in dilute solutions. Means if they are taken in low concentration, they form true solutions. But in high concentration, they come together, they form aggregates of the colloidal dimension. मतलब अगर थोड़ा सा हम डालेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोप अगर हम वाटर में मिलाते हैं इन स्मॉल अमाउंट, so then it becomes true solution. And if it is dissolved in large amount, then it form the molecules of the soap come together and form a bigger particle of colloidal dimension. Then these type of colloids are known as associated colloids. अब कोलाइडी विलियो का प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर या परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति पर आधारित जो वर्गीकरण है उसको हम पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? कणों के प्रकार के ऊपर, मतलब किस प्रकार से कोलाइडल पार्टिकल बनते हैं। इसमें सबसे पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर यानी बहुआण्विक या बहुअणु। जैसा कि शब्द से ही समझ में आता है, बहु यानी बहुत सारे, आणविक यानी अणु। जब बहुत सारे अणु, बहुत सारे छोटे छोटे अणु मिल करके एक ऐसा कण बनाते हैं जो कि कोलाइडी कण के आकार का हो जाए, और फिर कोलाइडी विलयन जो बनता है वो कहलाता है मल्टी मॉलिक्यूलर यानी कि बहुआण्विक कण, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। जैसे कि गोल्ड सोल में गोल्ड के बहुत सारे परमाणु विभिन्न आकार के कण होते हैं, मतलब कोलाइडी आकार के होते हैं। और सल्फर सोल में एसिड जो अणु हैं वो आपस में वंडर वॉल द्वारा जुड़ करके बड़े कण बनाते हैं जो कि कोलाइडल आकार के होते हैं। फिर दूसरा प्रकार होता है वृहद आणविक यानी कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। वृहद आणविक जैसे कि शब्द से ही वृहद यानी कि बड़ा, यहाँ पे जो अणु है वो खुद ही इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल साइज में आ जाता है। कोलाइड का आकार, जो कण है एक अणु अपने आप में कोलाइड के आकार का होता है। जैसे कि जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, प्राकृतिक बहुलक जैसे कि स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन के एक अणु का साइज भी कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है। इसी प्रकार से मैनमेड जो पॉलीमर होते हैं जैसे नायलॉन है, पॉलीस्ट्रीन है, डेक्रॉन है या रबर है, इनके भी जो अणु हैं वो एक अणु भी कोलाइडी कणों के आकार का तुल्य होता है। इसलिए इस प्रकार का जो कोलाइडल विलयन बनता है उसको हम बोलते हैं बृहद आणविक कोलाइड यानी कि मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तीसरा प्रकार होता है संगुणित या सहचारी यानी एसोसिएटेड कोलाइड। ये जो कोलाइड हैं अगर इनको हम कम सांद्रता में लेते हैं तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर सांद्रता अलग होती है तो इनके आयन आपस में जुड़ के झुंड बनाकर कोलाइडी अवस्था के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन पुंजित कणों को, इकट्ठे हुए कणों को हम मिसेल कहते हैं। यानी यहाँ पर जैसे कि अगर हम साबुन लें, अगर हम पानी में बहुत थोड़ा साबुन डालें तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन अगर साबुन हम ज़्यादा डालते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो उसके आयन इकट्ठे होकर के एक झुंड बनाते हैं, उस कण को बोलते हैं हम मिसेल बोलते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।